मैम क्रिस्टल थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और फैक्टर जो फैक्ट करते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से फैक्टर थे स्नेहा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए कौन कौन से फैक्टर थे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को अफेक्ट कर रहे थे? निशिता, आप तो रेगुलर रहती हो ना क्लासेस में, बताइए। बताओ बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनुज। हाँ जी, बताइए पलक, क्या क्या फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को? बच्चों, पढ़ाई नहीं करनी तो मुझे बता दीजिए ना आप लोग। नहीं रन करते हैं फिर ये बैच, जिस इसमें से जो अच्छे बच्चे हैं मैं उनको पढ़ा लूंगी बस, है। अभी आगे ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, फिर क्या करोगे? हम्म। फिर तो तुम लोग बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट लोगे। जब तुम इनऑर्गेनिक में ही नहीं ले रहे तो फिर ऑर्गेनिक में क्या लोगे? वो तो इससे डबल पड़ेगी बेटा। मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से फैक्टर थे जो अफेक्ट कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मैम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन, हाँ नेचर ऑफ लिगेंड, हाँ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, और मतलब जो वो वेवलेंथ ऑब्जॉर्व कर रहा है लाइट की। यस, ये वाले फैक्टर थे। तो एक स्टूडेंट पढ़ के आ रहा है, बाकी सारे नहीं पढ़ के आ रहे। 26 बच्चों में से एक बच्चे ने जवाब दिया है। मैम मुझे भी पता था। हाँ तो बताया क्यों नहीं स्नेहा? आपसे ही तो पूछा था मैंने सबसे पहले। मैम नहीं, आपने मेरे से नहीं पूछा, आपने निशिता और एक लड़की पलक से पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसको पता था? बताओ भाई, और किसको यस पता? मैम। निशिता, वाई यू आर इनएक्टिव? विशाल को पता था, ईशा को पता था, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरा बेटा? एक अपनी एक अपनी एप्लीकेशन बचती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, दैट इज योर कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो आज मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगी। और साथ ही साथ आइसोमेरिज्म भी आज हमें स्टार्ट करना है, ठीक है मेरा बेटा? थोड़ा चैप्टर बड़ा है, इसलिए देखो टाइम जाएगा, है ना। अराउंड 10 लेक्चर्स लगेंगे, 10 to 11 लेक्चर्स। तो चैप्टर बड़ा है, क्योंकि बेटा 12th में चैप्टर बहुत कम हो गया ना आप लोगों के, 10 या 11 ही चैप्टर है। तो इसीलिए सारे चैप्टर जितने भी है ना, वो छोटे चैप्टर नहीं है बेटा, है ना। इसलिए उसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए ज्यादा पेशेंस मत खोना, अरे मैम ये तो बहुत लंबा चैप्टर है। आप डेली बेसिस पे जो टॉपिक्स आप लोगों को कराए जा रहे हैं उनको आप ईमानदारी से रिवाइज करते रहो। जो क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं वो आप सॉल्व करते रहो। अभी मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने कुछ आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिए थे लास्ट क्लास में, बट आज आप लोगों को दोबारा मैं क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। गुड इवनिंग आर्यांश। यस मैम। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा, कलर यस इन मैम। कॉम्प्लेक्सेस। बेटा याद करो कि जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था ना, वो कॉम्प्लेक्स जितने हमने बेसिकली जो हमने कॉम्प्लेक्सेस देखे थे वो कलर की बात नहीं करता है वीबीटी की, इस कॉम्प्लेक्स का क्या कलर होगा क्या नहीं कलर होगा। बट जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, वो हमें कलर के बारे में बताता है। क्लियर है?
अब क्रिस्टल Yes, ma'am. फील्ड थ्योरी कैसे कलर के बारे में बताता है, कैसे उसने एक्सप्लेन किया, जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है वो व्हाइट होता है, मतलब पानी नहीं है अगर उसमें। बट अगर आप कॉपर सल्फेट ले रहे हो .5H2O मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसका ब्लू कलर होता है। ये सबको जनरली पता भी है, जो आपके लैब में भी होता है ना, ब्लू कलर का होता है ना, उसको गर्म कर दोगे तो पानी उड़ जाएगा, व्हाइट कलर का दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा तुमने ये सुना होगा कहीं पे किसी टीवी में, या वैसे भी नॉर्मल अपने सुना होगा कि रूबी, एमराल्ड, ये सब क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, है ना। जैसे रूबी में Yes, ma'am. क्या बोली है, एक्चुअली एनसीईआरटी की लाइंस है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैम ये यूं का यूं याद करना है क्या, मैं बता देती हूँ इसमें क्या ध्यान रखना है। जैसे रूबी के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि रूबी जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिसके अंदर इतना % क्रोमियम आयंस है, ठीक है, which are randomly distributed in position normally occupied by aluminium 3+ ion, ठीक है। नॉर्मली वो एल्यूमिनियम 3+ आयन ऑक्युपाइड जो है वो करे हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा मैम, तीसरा देखना, यहाँ पे एमराल्ड में क्या होता है, क्रोमियम आयंस जो होते हैं ऑक्युपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल साइट्स। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कहाँ करते हैं। मतलब आपको ये दिख रहा है बेटा, इस 3 लाइनों में मैंने आप लोगों को ये बता रही हूँ कि कलर्ड होता है। अब ये हमें CFT बताएगी कि ये कलर किस वजह से आता है, ठीक है। ये तो आपको यूं का यूं याद रखना है कि रूबी जो है कलर्ड होता है एंड एमराल्ड भी क्या होता है, कलर्ड होता है। उसमें कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे अब देखो मेरा बेटा, कलर ना 2 वजह से आ सकते हैं। ये मैंने शायद पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था डी ब्लॉक चैप्टर में कि Yes, कलर ma'am. आपका Yes, ma'am. थ्री ट्रांजिशन की वजह से आ सकता है, कलर आपका चार्ज ट्रांसफर की वजह से आ सकता है। अब चार्ज ट्रांसफर में भी आप क्या पढ़ते हो, एक LMCT पढ़ते हो। LMCT मैंने तुम लोगों को बताया था, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, याद करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. MLCT क्या था, MLCT था मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और MMCT भी होता है। MMCT क्या होता है, मेटल टू मेटल। हालांकि अपने को नहीं पढ़ना होता, मेन अपन ये दोनों पढ़ते हैं। और इसमें से भी ज्यादा सवाल नहीं आते, थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि मैम इसमें से कैसा सवाल आएगा, सिंपल आता है। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो बेसिकली ये 2 तरीके, एक चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आ सकता है कॉम्प्लेक्सेस में, डीडी ट्रांजिशन की वजह से आता है। अब हम देखते हैं कि डीडी ट्रांजिशन किस वजह से होता है और चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगी बेटा डीडी ट्रांजिशन की। डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर कैसे आता है, देखो इसका मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। एग्जांपल के लिए मैं ले रही हूँ टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप सभी मुझे यहाँ पे ये बताइए, जो यहाँ पे बेसिकली टाइटेनियम है मेरा बेटा, टाइटेनियम +3 में है। और अगर टाइटेनियम +3 में है तो यानी कि वो D1 कॉन्फ़िगरेशन है, टाइटेनियम +3। अगर D1 में है तो मैं कैसे दिखाती हूँ, आपको पता है लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होती है बेटा, स्प्लिटिंग होती है T2G और EG में। यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आज आपको काफी नई नई चीजें भी बताऊंगी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं रखोगे तो जेई में सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर Yes, T2G और EG में स्प्लिटिंग हो रही है, मतलब T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Yes, ma'am. अब मान लो बेटा मैं ना किसी वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे डाल रही हूँ। अब ऐसा तो है नहीं सारी लाइट की जितने भी लाइट की वेवलेंथ है वो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर कलर की ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे इसने एब्जॉर्ब कर लिया मेरा बेटा, तो होगा क्या, होगा क्या, यहाँ पे एक्साइटेशन होता है। आप लोगों को पता है ये लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, क्या कहते हो विशाल, Yes, ma'am. अनुज, yes, आर्यन। yes, Yes, ma'am. तो ये क्या होगा, यहाँ से एक्साइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पहुंच गया। अब आपको पता है हायर स्टेट में वो स्टेबल तो होता नहीं है, वापस आएगा, और जैसे ही वापस आएगा रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा विजिबल रीजन में, और बेसिकली क्या करता है, कलर शो करता है। यानी कि लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। जब स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, फिर ट्रांजिशन होगा, और ट्रांजिशन होने, टीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है मेरा बेटा,
डीडी ट्रांजिशन बोल रहे हैं। क्लियर है? तो जैसे कॉपर सल्फेट वाटर की प्रेजेंस में ब्लू कलर में होता है, क्योंकि वाटर क्या है यहाँ पे, लिगेंड है, और लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है मेरा बेटा, स्प्लिटिंग होती है, वहां पे डीडी ट्रांजिशन होती है। अब मैम कलर का हमें क्या करना है, देखो कलर के बारे में भी मैं बताऊंगी कौन सा कलर आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का कलर बताऊं तो ये वाले कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वॉयलेट कलर। कौन सा होता है? वॉयलेट कलर होता है। ठीक है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा, याद करो मेरा बेटा कि कलर कोई चीज कैसे दिखाएगा। अगर मान लो ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब इसने जो वेवलेंथ जिस कलर की एब्जॉर्ब की होगी वो येलो वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब की होगी। तो जो कलर की वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या होगा, शो करेगा। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को ये सर्कुलर व्हील भी बनवाया था, अगर थोड़ा सा याद हो तो। यस मैम। ठीक है। तो Yes, इसमें हम वॉयलेट इंडिगो नहीं ले रहे हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। तो वॉयलेट के सामने येलो है, ब्लू के सामने ऑरेंज है, और रेड के सामने क्या है मेरा बेटा, ग्रीन है। ग्रीन। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई येलो कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कौन सा कलर दिखाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी कि येलो एंड वाइस वर्सा। सेम अगर कोई ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज कलर का वो कॉम्प्लेक्स होगा। सेम अगर रेड कलर की कर रहा है तो फिर ग्रीन कलर ग्रीन कलर की। ठीक है मेरा बेटा। तो Yes, इस ma'am. तरीके से जो है आप लोग देखते हैं। ठीक है। आइए, इतना समझ में आया पहला कि डीडी ट्रांजिशन कैसे हो रही है। ठीक Yes, है। ma'am. एक इसका एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि पेपर में कैसे आएगा। देखो पेपर में तुम्हें क्या दिया जाएगा, पहले सुनना ध्यान से मेरा बेटा। आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, इसमें मैं लिगेंड बता रही हूँ आपको कौन कौन सा है। पेपर में आपको शायद हो सकता है लिगेंड ही ना लिख के दे। ठीक है। देखो एक बार ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, मुश्किल नहीं है। आपको ये भी ध्यान नहीं रखना कि कौन सा कलर वो एब्जॉर्ब करेगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा किस तरीके से पूछा गया है। देखो मेरा बेटा, जो ये कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, ऑरेंज कलर, ये ब्लू कलर, और ये वॉयलेट कलर हो। ठीक है। और मैं बोलूंगी कौन सा कलर ट्रांसमिट करेंगे। ऑरेंज का कौन सा होता है बताओ भाई, सामने वाला। ब्लू ब्लू यस। और ब्लू का क्या होता है, ऑरेंज। ऑरेंज ये बेसिकली येलोइश ऑरेंज कलर दिखाता है, थोड़ा सा ऑरेंज ही दिखेगा आपको, येलोइश ऑरेंज सा दिखेगा। और वॉयलेट क्या है तो येलो कलर का। येलो। अब मेरा बेटा, तुम लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है एनर्जी। जैसे हमारी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे कि एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, वैसे ही ये क्या होगा, ये भी तो एनर्जी है। तो यहाँ पे जो लैम्डा होता है वो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड वाला होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो जिसने Yes, ma'am. जिस कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है, अगर वो लोअर वेवलेंथ है, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं मेरा बेटा, अगर जिस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो लोअर वेवलेंथ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लोअर लाइट की वेवलेंथ बेसिकली एब्जॉर्ब करेगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो वो हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। क्या ये तुम्हें समझ में आया? अगर मैं मेरा बेटा यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो तुम मुझे बता सकते हो स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे बताओगे, लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे बताओगे। क्या कहते हो सारे बच्चे? तो अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, बी नाम दे दूं, सी, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग बेटा सी में होगी बिकॉज साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन बाकी तो सब सेम है। तो बार +3 में Yes, है, ma'am. कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। फिर उसके बाद बी में स्प्लिटिंग होगी बिकॉज अमोनिया इज अ बेटर लिगेंड देन वाटर। तो अगर मैं बोलूंगी लैम्डा एब्जॉर्ब क्या होगा मैम, तो आप बोलोगे मैम ए में सबसे ज्यादा होगा, फिर बी में और फिर सी में। तो C बात में। ठीक भी तो है, इधर आना एक बार। जैसे तुम लोग पढ़ते हो विबग्योर पढ़ते हो, राइट? तो इसमें चेक Yes, ma'am. करो, जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। अगर सबसे कम है तो स्प्लिटिंग क्या होगी उसमें,
ज्यादा हुई होगी तभी इसने लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब की। तभी देखो ना, वॉयलेट कलर उसने एब्जॉर्ब किया और उसके सामने जो उस कलर दिखाई दे रहा है वो येलोइश सा कलर दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हो। ऐसे फिर उसके बाद ब्लू वाला आएगा, तो उसके बाद ब्लू वाले की देखो स्प्लिटिंग आएगी क्योंकि कम लैम्डा है इसका। फिर उसके बाद सबसे हायर वेवलेंथ वाला कौन है, ऑरेंज, ठीक है, तो उसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। तो मतलब अगर मान लो वो आपको पेपर में लिगेंड नहीं देते हैं, अगर मान लो वो लिख के देते, इधर आओ, L1 लिख के देते हैं, L2 लिख के देते हैं, L3 लिख के देते हैं बस, और ये लिख के देते हैं कि भाई साहब ये कलर एब्जॉर्ब किया, ये कलर ट्रांसमिट किया, क्या तुम स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर लगा सकते हो? हाँ मैम, बिल्कुल लगा सकते हैं। Yes, ma'am. जो हायर वेवलेंथ वाली लाइट बेसिकली एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी स्प्लिटिंग क्या होगी मेरा बेटा, कम होगी। क्या कहते हो? यस मैम, यस मैम, ठीक है, हो गया, यस, वेरी गुड। तो ये क्लियर हुआ ये वाली चीज, बताइए। यस Yes, ma'am. हाँ बेटा बोलो, समवन रेज्ड। हाँ साहिल बोल बेटा। मैम ये फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब वाला आप रिपीट कर दोगे प्लीज? फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ मैं ये बोल रही हूँ। जैसे तुम पढ़ते थे ना साहिल एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो आपका एनर्जी होता है वो क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ना वेवलेंथ के। तो यहाँ पे भी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो भी क्या है, एनर्जी ही तो है। तो जितनी ज्यादा मेरा बेटा कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, मतलब वो कॉम्प्लेक्स उतनी ही लोअर वेवलेंथ वाली लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये बताया मैंने। तो अगर मान लो वो आपको कलर एब्जॉर्ब दे दे कि ये कलर एब्जॉर्ब किया है, तो आप बता सकते हो ना विबग्योर के अकॉर्डिंग कि अगर इस कलर की वेवलेंथ कम है तो मतलब उस वाले कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग क्या हो रही होगी बेटा, ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, बिकॉज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एब्जॉर्ब। ठीक है जी, चलिए ओके। उसके बाद मेरा बेटा बात आती है, ध्यान से देखेंगे, और हमने एक तो हो गया तुम्हारा डीडी ट्रांजिशन, एक हम बात कर लेते हैं एलएमसीटी। ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे एमएलसीटी। देखो मेरा बेटा, याद करो मैंने तुम लोगों को बताया था, अगर मैं लिगेंड टू मेटल की बात करूं, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड से मेटल की तरफ जा रही है, तो लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। बोलो यस मैम, Yes, ma'am. और मेटल के पास क्या होनी चाहिए, मेटल शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। बोलो, और यू कैन से हैविंग हाई पॉजिटिव चार्ज। बोलो, यस मैम, Yes, ma'am. और ऐसे कौन थे मेरा बेटा, याद करो मैंने डी ब्लॉक में बताया था KMnO4, याद आ रहा है? Mn यहाँ पे +7 में था, तो ऑक्सीजन से मैग्नीज के वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। उसके अलावा अपन ने K2Cr2O7 भी देखा था, याद करो। ये KMnO4 Yes, ma'am. अपना पर्पल कलर का होता था, ये ऑरेंज कलर का होता था, है ना। यहाँ पे क्रोमियम क्या है, +6, सारे के सारे इसके डी ऑर्बिटल खाली हैं। ऐसे ही एक अपना था K2Cr4, इन तीनों में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि LMCT की वजह से क्या आता है मेरा बेटा, कलर आता है। ठीक है जी, बोलो यस मैम, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। दो और कॉम्प्लेक्स होते हैं जो चार्ज ट्रांसफर की वजह से ही जिनमें कलर आता है। एक तो याद करो मैंने ब्राउन रिंग वाला तुम लोगों को बताया था, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बताया था, क्या था वो, FeH2O5 NO सल्फेट, देख रहे हो, देखो, यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आता है, LMCT। कई कई बुक्स में बेटा MLCT भी दिया होता है, वैसे पेपर में तुम्हें बस ये आएगा कि इसका कलर किस वजह से आता है, तो ध्यान रखना चार्ज ट्रांसफर की वजह से ही कलर आता है। आयरन यहाँ पे क्या होता था, याद करो बेटा, +1 में हुआ करता था, बिकॉज NO यहाँ पे एज अ +1 बिहेव करता है। याद आ रहा है तुम लोगों को, याद Yes, ma'am. करो। यस मैम, यस मैम, अगर मान लो मेरा बेटा मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं, इसमें मैं मान लो एग्जामिनर तुमसे ये पूछ लेता है, इधर आना,
कि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है आयरन की, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, तो अपन बता सकते हैं क्या। देखो आयरन में क्या होता है मेरा बेटा, आयरन होता है आर्गन 18 3d6 4s2, बोलो। यस ठीक है, मैम। अगर मैं +1 की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4s1 तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, इधर आना एक बार, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और s में कितने आएंगे बेटा, 1 आएंगे, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे 5 वोटर है, 1 NO है, तो NO क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिर्फ एक की पेयरिंग करवा सकता है, ऐसा देखा गया। अब देखो ये मैं कैसे बोल रही हूँ, मैम आप तो ये बोलो कि पेयरिंग करवा रहा है, बट आपने बोला था कि यहाँ पे तो ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट देखा गया वो कितना देखा गया था एक्सपेरिमेंटली, 3.8 देखा गया। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में पक्का 3 क्या रहे होंगे, अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तभी मैं ये चीज करा रही हूँ। तो यानी कि मेरा बेटा अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो ये ऐसा रहा होगा, बोलो, ऐसा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है मेरा बेटा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मुझे 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ध्यान दो। तो यानी कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी मेरा बेटा वो क्या होगी, sp3d2 D2 और ऑक्टाहेड्रल होगा। साथ ही साथ मेरा बेटा जो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो 3.8 होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये मैं कहूंगी कि ध्यान रखना, 2 ही कॉम्प्लेक्सेस है, एक ये वाला एक नाइट्रोक्साइड वाला, तो प्लीज ध्यान ही रखिएगा। हाँ हो सकता है आ जाए, देखो अभी तक नहीं आया, अभी तक सिर्फ ये आया है। इसमें यही पूछा गया अभी तक, अगर मैं जेई मेंस की बात करूं कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है, NO यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, इसका आयुपेक नेमिंग, बस। ज्यादा से ज्यादा वो पूछ सकता है ब्राउन कलर किस वजह से आ रहा है, तो बता देना आप लोग, चार्ज ट्रांसफर की वजह से आ रहा है। ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स Yes, है, मैंने तुम्हें शायद बताया था, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो सल्फर की डिटेक्शन में यूज होता है, और अगर सल्फर प्रेजेंट होता है तो हमें पता लग जाता है सैंपल में, अगर तुम ये डालते हो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ड्रॉप वाइज, तो क्या बोलते हैं, वॉलेट पर्पल कलर आ जाता है, तो इससे ये पता चल जाता है उसमें सल्फर है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, Na2FeCN5NO। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन किस में है, ध्यान से देखो, नजर मारो, आयरन यहाँ पे +2 में है, देखना एक बार। ठीक है, ये +1 में है, ये -5 Yes, हो ma'am. जाएगा, तो -5 + 1 -4, और -2 यानी कि +2 आ जाएगा। और अगर आयरन +2 में है तो बेटा 3d6 हो जाएगा। अब सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्या होगा, डी वाले में पेयरिंग हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी D2sp3, और मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा 0 बोहर मैग्नेटोन, इसका वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है Ma'am. बेसिकली चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बताइए। खोले कितने वेखी बाहर ही अपने चाचा ना क्या है। किरणदीप, किरणदीप बेटा माइक म्यूट करिए, थोड़ा ध्यान दिया करो भाई, क्लासेस लग रही हैं। अगर नहीं सीरियसली क्लासेस लेनी है तो कोई फायदा ही नहीं है बेटा, जाओ यूट्यूब पे भरा पड़ा है कंटेंट, वहीं से पढ़ लेना। ठीक है, हो जाएगा ये। अब बात आती है, एक बात कर लेते, थोड़ा सा MLCT की बात कर लेते हैं, है क्या मेरे पास स्पेस थोड़ा सा, कहाँ बताऊं, जगह तो है ही नहीं, चलो यहाँ बता देती हूँ, तुम लोग उसी के नीचे लिखो, मैं यहाँ बता देती हूँ। ये लिख लेना, मेटल टू मेटल है। यस मैम। चलिए, तो मैंने क्या बोला, LMCT लिख लो आप, उसके नीचे MLCT। अब MLCT क्या होता है, ध्यान से देखो, मेटल टू लिगेंड होगा। मेटल टू लिगेंड का मतलब क्या होगा, लिगेंड शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, बोलो।
यस मैम। Yes, ma'am. लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, आपका एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, यानी कि मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, या Yes, जनरली ma'am. नेगेटिव भी होते हैं। यहाँ पे मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी देखी जाती है। और बेटा MlCt जो आता है ना, वो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाता है MlCt। हालांकि मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस आपका एक अलग टॉपिक भी है, जहां पे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए आप देख लीजिए। अगर मैं मेरा बेटा मेटल की बात करूं, तो सबको पता है मेटल के पास आप लोगों की जो डी ऑर्बिटल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, सबको पता है, और खाली ऑर्बिटल भी होती है, ठीक है। और हमारे पास जो CO होता है मेरा बेटा, अब CO के पास क्या होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो कार्बन इज बेटर डोनर देन ऑक्सीजन, ठीक है। अब होता क्या है मेरा बेटा, ध्यान से देखना, अगर CO के पास पाई है मेरा बेटा, तो पाई स्टार भी होगा। याद करो, ये हमने देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने देखा था। तो इनके पास क्या होती है बेटा, खाली पाई स्टार भी होती है। यानी कि CO कैसे बिहेव करता है, ये दे भी सकता है और वापस ले भी सकता है। तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस में ही MlCt होता है। तो पहले ये क्या करता है, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। गेटिंग माय पॉइंट, दे दिया। अब मेटल क्या करता है, जैसे उसने दिया उसी टाइम पे वो क्या करता है, उसके खाली पाई स्टार में क्या करता है, वापिस दे देता है। क्या कर देता है, उसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है मेरा बेटा, वापिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है किसमें, CO के पाई स्टार में, इसीलिए MlCt होगा, ठीक है। तो जो आप लोगों के FeCO5 है ना, जो आपके मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो क्या होते हैं मेरा बेटा, कलर्ड होते हैं। रीजन MlCt की वजह से उनमें कलर आता है, ठीक है। अब क्योंकि ये पाई स्टार में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इनको कई बार हम क्या बोल देते हैं, पाई एक्सेप्टर भी बोलते हैं, है ना, और पाई इनको एसिड्स भी बोल देते हैं, पाई एसिड, पाई लुईस एसिड, ये सब बोल देते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, एक्सेप्ट करे। इसको डिटेल में मैं कहाँ पढ़ाऊंगी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आइसोमेरिज्म वी विल डिस्कस दिस इन द डिटेल, कि इससे होता क्या है, लाइक किस तरीके से मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, अगर किसी ने स्कूल में पढ़ा है तो टीचर ने पढ़ाया होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग, वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए सफिशिएंट है मेरा बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. चलें आगे, चलो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि CO ही, बेसिकली CO ही एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मान लो किसी के पास खाली डी ऑर्बिटल है किसी लिगेंड के पास, तो वो भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो उसकी वो बस सोचना कि मैम सिर्फ CO ही होगा। जनरली मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में MlCt को देखने को मिलता है। हो गया ये चीजें, चलिए अब मेरा बेटा बात करेंगे यहाँ पे कि अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आने शुरू हो गए हैं। आपका JEE 2025 का यहाँ से सवाल आया हुआ है मेरा बेटा, बिल्कुल ये NCERT की ही स्निपिंग है, ये NCERT की स्निपिंग है, मैंने कुछ अलग बुक से नहीं लाई। इसमें बेसिकली क्या है ना, NCERT क्या बोलती है, NCERT कहती है ठीक है तुमने पढ़ लिया ना कि किस तरीके से कलर आ रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। अब वो कहता है कि अगर मान लो अगर हम ये देखना चाहें कि लिगेंड का इफेक्ट क्या पड़ता है कलर पे, तो क्या हम वो देख सकते हैं। हाँ देखो, इसमें इन्होंने ना एक रिएक्शन देके कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है। जैसे निकल का कॉम्प्लेक्स है ग्रीन कलर का, मैम इसके कलर भी याद रखने, हाँ तो इसके कलर तुम लोगों को याद रखने, ठीक है। तो जैसे मेरा बेटा निकल का जो ये कॉम्प्लेक्स है, निकल इज इन +2, ये ग्रीन कलर का है। अगर आप मान लो इसमें बाइडेंटेट लिगेंड ऐड करते जाओगे तो उससे कलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेट्स सी। देखिए ग्रीन कलर है इसका, जैसे तुमने बाइडेंटेट लिगेंड के साथ करवाया रिएक्शन, तो ये बाइडेंटेट है, तो अगर एक अंदर जाएगा तो 2 पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब तुमने एक और किया, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक और जाएगा तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल फिर बाहर निकलेंगे।
तीसरा भी जाएगा तो फिर 2 वाटर के मॉलिक्यूलर और बाहर निकलेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? तो बेसिकली हो क्या रहा है मेरा बेटा, आपका पहले ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर से किस में चेंज हुआ मेरा बेटा? पेल ब्लू में चेंज हुआ। बोलो, पेल ब्लू से किस में चेंज हुआ? ब्लूइश पर्पल में चेंज हुआ, और फिर आपका वॉयलेट में चेंज हुआ। देखो सबको दिख रहा है? तो एक बात Yes, बताओ ma'am. मेरा बेटा, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहाँ होगी, तो तुम मुझे बता सकते हो क्या कहाँ पे होगी? जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है निकल वाला, इधर देखना, यहाँ पे अगर मैं लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात करती हूँ, इधर आओ नजर मारो, अगर मैं लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो तुम लोग मुझे बता पाओगे? बेटा पढ़ लो ना, तुम लोगों की क्लास में ना अजीब सा ही लगता है मेरे को, कुछ नहीं बोलते हो, सिर्फ 5 एक बच्चे बोलते हैं पूरी क्लास में। हैं? बताओ, लिगेंड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा EN की होगी, फिर वाटर की होगी, है ना? तो अगर मैं बोलूं मेरा बेटा सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहाँ होगी? इस वाले में होगी। यहाँ पे 3 इथाइल EN है, फिर यहाँ पे 2 EN है, 2 वाटर है, फिर यहाँ पे होगी। बेटा माइक को म्यूट रखिए। निशिता, ये लो लो लो, ये लो। एक मिनट। निशिता माइक म्यूट कर बेटा। हो गया क्या म्यूट? अरे तुम लोग क्या करने आते हो क्लास में? कुछ समझ नहीं आती। क्लास के टाइम पे आप लोग कहीं बाहर घूम रहे हो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम इसके कलर को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या कि ये कलर कैसे आए होंगे? सोचो। आपको कुछ चेक नहीं करना मेरा बेटा, आप ये चेक करो जो वॉयलेट कलर है बेसिकली उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। आपको बस ये चेक करना है यहाँ पे, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है, तो स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा इसमें ही होगी, है ना? अगर मान लो मैं इसको A B C D नाम दे दूं तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहाँ होगी मेरा बेटा? D वाले में, फिर C वाले में, फिर B वाले में, और फिर A वाले में। गेटिंग माई पॉइंट? विपगोर से चेक कर लीजिए ना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है मेरा बेटा, आप देख लो किस तरीके से लिगेंड डालने से कलर में चेंज आ रहा है। अगर मान लो वहां पे आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि बेटा इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो तुम बता सकते हो कि मैम डी वाला मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, किलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? किलेशन हो रहा है। ठीक है, EN इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, तो वो क्या करेगा? किलेटिंग लिगेंड है। ठीक है, तो आप Yes, ऐसे भी ma'am. बता Yes, ma'am. सकते हो कि जैसे आप ग्रीन से मैम वॉयलेट कलर पे आ रहे हो, तो जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। अगर मान लो वो स्प्लिटिंग एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में पूछता है, टर्म्स में पूछता है, तो भी तुम बता सकते हो। ठीक है, अगर वो मान लो कलर ही पूछता है डायरेक्ट, तो आपको कलर जरूर ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे? ग्रीन, पेल ब्लू, ब्लूइश पर्पल एंड वॉयलेट कलर, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट पेपर में आ सकता है, आया हुआ है, आ सकता है कि आया है 2025 में। क्लियर है? तो इस तरीके से लिगेंड Yes, का ma'am. इफेक्ट पड़ रहा है कलर पे। ठीक है, अब क्या करोगे तुम? अब यहाँ पे हेडिंग डालोगे सारे बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। मैं कुछ आप लोगों को मेरा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। चलो देखो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी। वैसे तो कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से बहुत ऐसे सवाल नहीं पूछता है एग्जामिनर जिसमें तुम्हें कोई चीज ऐसी हो जहां पे तुम्हें रट्टा मारना हो। ऐसा सवाल नहीं देखने को मिलते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। समझ रहे हो? जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि बेटा ये पेपर में आया हुआ है, वैसे वाली चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो ये कलर इन कॉम्प्लेक्सेस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें लिखवाऊंगी ना, उसमें है बेटा कुछ चीजें जो हल्की फुल्की तुम लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि जब तुम इस टॉपिक को रिवाइज करो तो तुम्हें ये ध्यान में रहे कि मैम ने कहा था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो मतलब हमें ध्यान में रखने आए।
ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो मेरा बेटा कि जो D0 और D10 वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वहां पे क्या होता है, TD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है बेटा? Yes, ma'am. क्यों नहीं होती है मैम? यहाँ पे तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और D10 में क्या सारे भरे हुए हैं, Fully filled. भरे हुए हैं ना, Yes, तो ma'am. ट्रांजिशन ही नहीं होगी, तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं होगी। आप बोल सकते हो ये सिमेट्रिकली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे मेरा बेटा, जो D5 वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ध्यान से सुनो, जो D5 वीक फील्ड लिगेंड वाले होते हैं उसमें भी DD ट्रांजिशन जनरली पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेना चाहूंगी, स्पेशली यही वाला एग्जांपल लूंगी बस मैं। जो ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है ना मेरा बेटा, वो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। अब हालांकि ये मैं तुम्हें रटवा भी सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ ये किस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि मैम ये तो कलर ही शो नहीं कर रहा। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप, बट एक बार देख लो, हल्का सा आइडिया दे देती हूँ बेटा। Fe+3 ना D5 होता है, और D5 है फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग देखना यहाँ पे T2G और EG में होगी। और 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे मैम? 1 2 3 4 5, ध्यान से देखो। अब मैम ये सिमेट्रिकली फिल्ड है, देखो। तो बेटा केमिस्ट्री में होता है सिलेक्शन रूल होता है, वो ये बोला जाता है कि अगर मान लो तुम ट्रांजिशन कराते वक्त तुम्हारा स्पिन चेंज हो जाती है ना, तो वो वाली स्पिन अलाउ नहीं होती है, वो स्पिन फॉरबिडन होती है, मतलब वैसी वाली चीज नहीं करवा सकते हो आप। मैम ये रूल कहाँ पढ़ते हैं? रूल यहाँ नहीं पढ़ते 12th में। if you take chemistry in like if you study chemistry in higher classes ना, तो वहां पे आता है। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मैं मान लो ट्रांजिशन कराऊंगी लेट से, तो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये अपनी स्पिन चेंज करेगा ना, क्योंकि याद करो कोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दैट शुड हैव अपोजिट स्पिन, याद करो। तो इसने Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ पे अगर मैं स्पिन की बात करूं तो कितनी है? 1 2 3 4 5, 5/2। और यहाँ पे अगर चेक करोगे तो कितनी है? 2, है ना। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, स्पिन फॉरबिडन है, मतलब स्पिन चेंज हो गई है ना, देखो क्या कहते हो। तो इसीलिए ये चीज जो है नहीं होती है। अब ट्रांजिशन नहीं होगी तो क्या होगा मेरा बेटा? कलर नहीं आएगा, क्या कहते हो? ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा, इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड होता है कलरलेस होता है। और इवन मेरा बेटा जो सारे D5 वाले वीक फील्ड लिगेंड वाले होते हैं ना, उसमें या तो कलर नहीं आता है, या कलर आता है तो बहुत फेड कलर आता है, मतलब बहुत पेल कलर आता है। पेल कलर मतलब समझते हो ना, ऑलमोस्ट दिखता कैसा है? कलरलेस ही दिखता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक स्पेशल ये वाला आप लोग ध्यान रखोगे कि ये कलरलेस होता है, याद रहेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। ये तुम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ कलर आप लोगों को ध्यान रखने हैं। मैंने यहाँ पे बेसिकली कुछ तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में मैंने नहीं लिखा, बुक में लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो अच्छी बात है, एक बार कर लो। अगर निकल +2 और आयरन +2 में होता है तो वो ग्रीन इन कलर होता है, तो आप इसको याद रख सकते हो फेनी। फेनी फेनी यानी आयरन +2 और निकल +2, ध्यान रखना ग्रीन इन कलर होता है। Cu2+ और क्रोमियम +2 का ब्लू कलर होता है मेरा बेटा, इसको आप याद रख सकते हो, कुकर इन बाजार और मार्केट, कुकर। ठीक है, और Mn+2 और कोबाल्ट +2 पिंक कलर होता है इनका, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मन को पिंक कलर पसंद है, मन को पिंक कलर पसंद है। और वैसे भी तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया भी था हल्का सा, D2 और D8 का जर्नली आप लोगों को ग्रीन कलर देखने को मिलता है, याद करो। D1 और D9 का तुम्हें जर्नली ब्लू कलर देखने को मिलता है ना, तो थोड़ा सा यहाँ से भी तुम हिंट ले सकते हो इस चीज का। ठीक है, तो ये थोड़ा Yes, सा ma'am. लिख लो, काम आएगा।
देखो रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज नहीं कर, देखो कोई भी चीज हो बेटा, अगर आप वो चीज नहीं पढ़ोगे डेली बेसिस पे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए तभी बोला जाता है कि सेल्फ स्टडी तो ठीक है, बट अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी ही करता गया पूरे साल और उसने रिवीजन नहीं की, दैट he or she will not succeed. अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ अपना रिवीजन भी मैनेज कर रहे हो ना, वो आपको हेल्प करेगा मेरा बेटा। सिर्फ सेल्फ स्टडी, सिर्फ असाइनमेंट सोल्व करना, सिर्फ आप क्या बोलते हो टेस्ट दे रहे हो, वो सफिशिएंट नहीं है। एक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी तुम्हें स्टोरी बताऊंगी एक बच्चे की, आज नहीं फिर कभी बताऊंगी। तो मतलब ये मान लो, अगर तुम थोड़ा सा भी मेरी बातों पे विश्वास रखते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैम हमारे सही के लिए गाइड करती है, तो मैं एक चीज आप लोगों को बहुत क्लियर बता देती हूँ। आपने बेशक पूरे साल कितने असाइनमेंट और कितने टेस्ट लगाए हैं, डजंट मैटर, अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं की ना, तो वहां पे चीजें काम नहीं करती हैं। तो रिवीजन इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो आप, रिवीजन तो भाई साहब चाहिए ही होती है। बेशक आप जेई का एग्जाम दे लो या कोई और एंट्रेंस, आगे जाके भी अगर आप कोई एग्जाम देते हो, रिवीजन इज मस्ट, वो करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आइए अब एक और लिखते हैं पॉइंट। आओ मेरा बेटा, मैंने आप लोगों को कहा था कि स्क्वायर प्लानर में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल में और फिर टेट्राहेड्रल में, याद है? यस मैम। याद करो सारे बच्चे, मैंने कहा था स्क्वायर प्लानर में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल में उससे कम, टेट्राहेड्रल में उससे कम। तो बेटा अगर मैं ये चीज लिखूं तो तुम एग्री करोगे क्या? पहले लिख लो कि मैम स्क्वायर प्लानर complexes are generally colorless। देखो केमिस्ट्री में ना बहुत सारी चीजें ना एक्सेप्शंस होती है, इसीलिए तुमने नोटिस किया हो कभी भी मैं 100% चीज ऐसे नहीं लिखती हूँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आर जनरली। अब पेपर में आप लोगों को वही कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, अगर मान लो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स आएगा तो आप यही याद रखना कि मैम ने कहा था जनरली जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो पेपर में ऐसा सवाल नहीं आ जाएगा कि वो आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स दे देगा जो कलर्ड होगा। तो जनरली जो होते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस देखे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज देखी गई है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो मोर इंटेंस होते हैं देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा बेटा, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का कलर होता है ना, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में आते हैं फेड कलर और उसमें आते हैं डीप कलर। अब मैम ऐसा क्यों होता है, तुम थोड़ा सा सोचना मेरा बेटा, इधर आना। अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो लोअर वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा। यस मैम। अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास लेट से कोई ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी मैंने साइनाइड एज अ लिगेंड ले लिया, तो उसमें स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो वो कम वेवलेंथ वाली लाइट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या कहते हो, बोलो? ठीक है, तो मान लेते हैं उसने वॉयलेट कलर वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली क्योंकि उसकी कम होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो कैसा कलर दिखाएगा? येलोइश कलर दिखाएगा। और वो कोई ऐसा इंटेंस येलो नहीं होता, बिल्कुल हल्का सा फेड सा येलो होता है। तो आप समझ रहे हो, जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी वो लोअर वेवलेंथ वाली लाइट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो जो उसका कलर देखने को मिलेगा बेटा, वो ज्यादा डीप या ज्यादा डार्क इंटेंस देखने को नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे एक तुम्हारे लिए लिख दूं कि अगर स्प्लिटिंग कम होगी, अगर स्प्लिटिंग कम है तो ट्रांजिशन अच्छे से होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना, और डार्कनेस, या तुम बोल सकते हो कलर जो होगा वो इंटेंस होगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और तुम्हें इसका एक एग्जांपल दूं, CuCl4 2 नेगेटिव, इसका जो कलर देखा गया है वो डीप ब्लू कलर आता है मेरा बेटा इसका। और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर मैं लूं ये वाला, इसका कलर होता है लाइट पिंक कलर होता है।
क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो इन दोनों के कलर को? हाँ मैम बिल्कुल कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये तुम्हारा जेई का भी सवाल है। देखो एनसीईआरटी में बेटा कहीं भी नहीं लिखी हुई है ये चीज, ये तुम्हारे जेई में आया था सवाल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का क्या होता है, इंटेंस कलर होता है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर कलर, याद रहेगा? यस मैम। यस मैम। पक्का? चलिए कुछ और बातें बता देती हूँ एक बार, जो हो सकता है काम आ जाए तुम्हारे। आओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने का मतलब रखोगे, रिवाइज करोगे, तभी मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रही हूँ पॉइंट्स टू रिमेम्बर, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मान लो तुम्हारे पास, लेट से मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, तुम्हारे पास ये कॉम्प्लेक्स है और मैं पूछती हूँ बेटा इन दोनों के कॉम्प्लेक्स में से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? कोई आंसर देना चाहेगा? कोई भी आंसर जो तुम्हें समझ में आ रहा हो, कोई भी बच्चा, वैभव, मोनाली, सोनाली, वंशिका, हिमानी, तन्वेशा, आर्यांश, राजवीर, नितांत, प्रिंस, अक्षित, रिधिमा, कोई देना चाहेगा छवि आंसर कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपको ज्यादा स्टेबल लग रहा है? जितना आप लोगों में मतलब लाइक दिमाग में आ रही है चीज वो आप बता सकते हो। सोचना ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ए वाला। वाई? ए वाला क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यस मैम। यस मैम। बी वाला, ओके। अक्षित बी वाला क्यों होगा बेटा? वाई बी इज मोर स्टेबल? देखो तुम्हारे दो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। पहला कि मैम ये एसएफएल है और ये इसके कंपैरिजन में वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन बेटा ये किलेशन भी कर रहा है, ध्यान से देखो ना। मैंने तुम्हें बताया था जहां पे चीलेट रिंग बनती है वो वाले कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते हैं जहां पे मोनोडेंटेट हो। बट यहाँ पे मैंने ये भी आप बोल सकते हो कि मैम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अब फंस गए ना बेसिकली। तो बेटा ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस में तुम्हें डिसीजन कैसे लेना होता है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे ये कंडीशन कब आप यूज करोगे, इधर आओ। सेंट्रल मेटल सेम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। क्लियर है मेरा बेटा? तो यहाँ पे हम किस बेसिस पे करेंगे? जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है ना, नहीं एक ही ज्यादा स्टेबल होगा एक कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो बेटा हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, वो किस बेसिस पे करते हैं? दो चीजों पे, लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है और किलेशन क्या है, हो रही है या नहीं हो रही है ना, इन दोनों के बेसिस पे देखते हो। तो बेटा बुक्स में जो चीजें लिखी हुई है ना, वो कैसे वो एक्सप्लेन करके लिखी हुई है कि भाई साहब पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पैटर्न देखा गया उस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एक पॉइंट्स टू रिमेम्बर का चार्ट दे दिया तुम्हें। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये देखा गया कि ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स में जो बेसिकली देखा गया एक्सपेरिमेंटली, स्टेबिलिटी आप कैसे बताते हो? इस ऑर्डर के बेसिस पे बताते हो। मतलब अगर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पे एसएफएल सीएन नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पे किलेशन हो रही है, तो वहां पे आपको जो प्रायोरिटी देनी होती है वो किसको देनी होती है बेटा? साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्सेस को देनी होती है, उसके बाद किलेशन को देनी होती है, और उसके बाद जो बाकी के लिगेंड्स बचेंगे उसको आप दो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तक ये पेपर में जेई में नहीं आया है, एडवांस में पूछा जा सकता है बट मेंस में नहीं आया अभी तक। इन फ्यूचर क्या पता आ जाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है बेटा, आप याद करो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा लिगेंड की स्ट्रेंथ थी, ठीक है, ऐसा कुछ था ऑर्डर, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ लिगेंड गायब भी हैं, बट अगर मैं इन सबका ऑर्डर देखूंगी तो यही आता है ना। तो अगर मान लो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी तुम्हें बतानी हो तो साइनाइड वाली सबसे पहले आएगी। फिर ध्यान से देखो ईडीटीए के बाद जो है बेसिकली ईएन आया हुआ है, हालांकि साइनाइड के बाद ईएन आना चाहिए, ईडीटीए तो बाद में, लेकिन ये वाला पहले आ रखा है स्टेबिलिटी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? किलेशन। उसके बाद देखो ईएन आया हुआ है, फिर अमोनिया, फिर एनसीएस नेगेटिव, फिर वाटर, फिर आगे काम चला। अब देखो ना ऑक्सलेट भी पहले आ गया। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या होती है?
किलेशन। मैम EN पहले क्यों है? बिकॉज EN जो है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, मोटा मोटी Yes, बात ma'am. ये है, फिर से सुनो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है, 2 कॉम्प्लेक्स है मान लो, या मान लो 3 कॉम्प्लेक्स है, दो में नॉर्मल आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक में किलेशन हो रही है, तो आप कैसे प्रायोरिटाइज करोगे? जो किलेशन वाला लिगेंड है अगर उससे ज्यादा कोई SFL बैठा है तो पहले आप स्ट्रॉन्ग SFL वाले को प्रायोरिटी दोगे। उसके बाद अगर किलेशन जहां पे हो रही है और दूसरा वाला उससे कम है, मतलब लाइक उसका लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे? किलेशन वाले को क्या करोगे? प्रायोरिटी पे रखोगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. मतलब साइनाइड आ जाए तो उसको आगे कर देना, ठीक है, उसके बाद किलेशन वाला, और उसके बाद जो होगा लिगेंड की स्ट्रेंथ आप बेसिकली एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा कभी आया नहीं, अगर आएगा तो बहुत आसान बन के आएगा सवाल, ऐसा तुम्हें बहुत बुरी तरह नहीं उलझाएगा। अगर मान लो इनकेस वो बुरी तरह उलझा देता है तो छोड़ के आ जाओ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है मेरा बेटा, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें नहीं याद कर पाओगे, आपको मैथ्स भी करना है, फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री करना है, एक लेवल तक ही मैं बता सकती हूँ बेटा, इस तरीके से याद कर लो, ये आ सकता है। अब मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बता दूंगी, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा पता, और इतने आने के चांसेस भी नहीं है। तो ऐसी चीजों पे हमें बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं घुसना होता है, बस इतना बता दिया, इतना ही बहुत आएगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा छोड़ देना क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए, अभी हमारे पास टाइम है ना, 7:30 तक होती है बेटा ये क्लास, या 7:45 तक? Yes, ma'am. Yes, 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 sir. yes, ma'am. ओके, सो वी हैव हाफ एन आवर ना। ठीक है बेटा, इतना ही था आपका CFT। तो मैंने अभी तक CFT, VBT, वर्नर थ्योरी, नोमेनक्लेचर सब मैंने आप लोगों को करा दिया है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म आता है, जहां से सवाल भर भर के आते हैं। अब ये आइसोमेरिज्म वैसा वाला नहीं है जैसा तुम ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, थोड़ा सा उससे अलग है, लेकिन डेफिनेशन वही रहेगी आइसोमेरिज्म की। तो याद करो, आइसोमेरिज्म में आप लोग क्या पढ़ते थे? आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन, मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम रहता है, लेकिन जो एटम्स की या लिगेंड की अरेंजमेंट होगी अराउंड मेटल आयन, दैट विल बी डिफरेंट, और उन्हीं के डिफरेंस की वजह से अलग अलग आइसोमेरिज्म क्या होंगे बेटा? अराइज होंगे। तो और बेटा क्योंकि एटम्स जो है, लिगेंड जो है, अलग तरीके से अरेंज है बेटा मेटल आयन से, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, ये सब क्या होता है? उनका डिफरेंट होता है। ठीक है, अब लिखना है तो लिख लो इसको। अब आप लोगों को 2 तरह के आइसोमेरिज्म इसमें पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? लिख लिया है या लिख रहे हो? मैं लिख रहा हूँ अभी तो। लिखो लिख लो बेटा। लिख लिया? बस इतना का Yes, टाइम ma'am. भाई। Yes, sir. चलिए, अब जो आइसोमेरिज्म आपने पढ़ना है बेटा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। कब है अपनी क्लास? अब कल भी है क्या? हाँ, Yes, sir. कल भी है, कल भी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम आज जितना हो जाएगा उतना हम इसको करेंगे, 7:30 तक जितना भी होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेसिकली हम लोग ये 4 तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तो ये आज हमें पढ़ना है। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम से दिख रहा है कि स्ट्रक्चर वुड बी डिफरेंट, है ना?
बोल सकती हूँ मैं ना, स्ट्रक्चर वुड बी डिफरेंट। और वो स्ट्रक्चर डिफरेंस अराइज किस वजह से होगा? ये 4 तरह के आइसोमेरिज्म से होगा। कौन कौन सा? आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म से मेरा बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? पहली चीज, कोई भी कंपाउंड आइसोमर कब दिखाएगा, बनाएगा? जब उसका, पहली बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो पहले तो तुम्हें यही चेक करना है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर नहीं है तो वो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। कई बार पेपर में एक बार आया भी था क्वेश्चन, वहां पे तुमसे पूछा था बताओ भाई इनमें से कौन सा जो है आई गेस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो बेसिकली उसमें किसी का वही नहीं था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं था। तो वहां पे एक ऑप्शन भी था नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी एग्जामिनर सिंपल सवाल में फंसा सकता है। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, आयनाइजेशन का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बताती हूँ। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान से देखो, उतार लेना, टाइम दे दूंगी। यहाँ पे देखो मेरा बेटा, तुम्हें याद करो जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है तुम लोगों का, याद करो। और ये क्या होता है तुम्हारा? आयनाइजेशन स्फीयर होता है। मतलब जो ब्रैकेट के बाहर होता है, अगर आप पानी में डालोगे तो जो ये ब्रैकेट के बाहर है वो आयंस के रूप में मिलेगा। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो बाहर मेरे पास ब्रैकेट के बाहर सल्फेट है, मतलब पानी में डालोगे तो सल्फेट मिलेगा। यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब आप यहाँ पे पानी में डालोगे तो मुझे ब्रोमाइड आयन मिलेगा। तो आप देख रहे हो आयंस मुझे अलग अलग मिल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो ऐसे वाले आइसोमर्स क्या होते हैं मेरा बेटा? आयनाइजेशन आइसोमर्स। कि जब आप उनको, अगर आयनाइजेशन आइसोमर्स को पानी में डालोगे तो आपको वहां पे अलग अलग बेसिकली आयंस मिलने चाहिए। और ध्यान रखना मेरा बेटा, आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं, मैं फिर दोबारा एम्फसाइज करके बोल रही हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। ठीक है, उसके अलावा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा ऑफ सेंट्रल मेटल आयन वो भी सेम होगी। खुशमीद है क्या यहाँ पे? और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल विल रिमेन सेम। ठीक है क्या? निशिता, ईशा, साहिल, आदित्य, आर्यांश, यस मैम। पांशी, नंदनी नहीं आई ना आज? नंदनी नहीं है। मैम थर्ड पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बेटा सेंट्रल मेटल का वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जब आप आयनाइजेशन आइसोमर बना रहे हो तो ध्यान में रखना है कि जब एक्सचेंज करा रहे हो आप किसको, लिगेंड को, बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल नॉट बी चेंज। ठीक है, अच्छा मैम थोड़ा सा और बताइए। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, जब आप लिगेंड्स का एक्सचेंज करा रहे हो तो वो लिगेंड कैसा होना चाहिए आप लोगों का? फिर अनायनिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप अमोनिया का एक्सचेंज मत करवा देना। ठीक है, अमोनिया का एक्सचेंज मत करवा देना, वो गलत हो जाएगा। अगर आप ब्रोमाइड आयन का एक्सचेंज करवा रहे हो सल्फेट के साथ तो यहाँ पे आपका सल्फेट अंदर आना चाहिए और ब्रोमाइड क्या आना चाहिए? बाहर आना चाहिए। क्लियर है ये चीजें? पहले तो ये बताओ, इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है बेटा जो बहुत ज्यादा पेपर में आता भी है, मैं आपको बताती हूँ वो क्या सवाल है। देखो एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये लाइन कि जहां पे सल्फेट ब्रैकेट के बाहर है तो ऑब्वियस सी बात है ना मेरा बेटा, इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया और Br जुड़े हुए हैं, ब्रोमीन। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया और सल्फेट जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर वुड बी डिफरेंट ना, तो उनका कलर भी क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। ठीक है मेरा बेटा, और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ये ध्यान से सुनना, पेपर में कैसे आएगा? देखो वो कहेगा कि आपके पास कोई ए कॉम्प्लेक्स है और बी कॉम्प्लेक्स है। जब आपने देखा कि
ए वाले कॉम्प्लेक्स की आपने रिएक्शन करवाई AgCl के साथ, तो वहां पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले, और जब आपने उसकी रिएक्शन बेरियम सल्फेट के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई, तो वहां पे आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिले। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। और यहाँ पे आपको बोलता है कोई बी कॉम्प्लेक्स है, जब AgCl के साथ कराया तो कोई पीपीटी नहीं मिले, और जब बेरियम क्लोराइड के साथ करवाया तो आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिले। तो एक बात खुद सोचो मेरा बेटा, AgCl नहीं AgNO3, खुद सोचो, अगर AgNO3 के साथ आप ट्रीट करवा रहे हो और व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके होंगे? AgCl के होंगे। बोलिए यस और नो। पता है ये वाली बात, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं Yes, ma'am. AgCl के, AgBr के पेल येलो होते हैं, AgI के डार्क येलो। तो अगर मेरा बेटा, मेरे पास AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, इसका मतलब मेरा ब्रैकेट के बाहर क्या रहा होगा? Cl। बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो ना क्या कहते हो। हाँ मैम रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे मैं बोलूं कि यहाँ पे AgNO3 के साथ कोई नहीं मिल रहा है प्रेसिपिटेट, बेरियम क्लोराइड के साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ ने कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट के तुम्हें प्रेसिपिटेट मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा बेरियम सल्फेट के क्या होते हैं? सफेद प्रेसिपिटेट होते हैं। तो मतलब मैम जो बी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें सल्फेट क्या होगा बेटा? बाहर होगा। अगर सल्फेट बाहर होगा तो क्लोरीन क्या होगा? अंदर। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो, क्योंकि अगर बेटा Cl बाहर है तो पानी में तो Cl नेगेटिव के आयंस मिलेंगे, और क्लोराइड आयन के डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो टेस्ट करते हैं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं हम लोग बेटा। आपके जब क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाया जाएगा उसमें आता है ये, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने Br वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है, इट्स ओके। अगर आप मान लो यहाँ पे बाहर Br है तो AgBr के मिल जाएंगे प्रेसिपिटेट। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपके सॉल्यूशन में कौन से आयंस मिल रहे हैं। तो ये याद रखो मेरा बेटा, AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, AgBr के भी लिख लो, पेल येलो होते हैं, और AgI के डार्क येलो होते हैं, और बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। प्लीज इसको लिख लो, ये काम आएगा तुम लोगों के आगे जाके। मैम AgI के कौन से होते हैं? डार्क येलो बेटा, डार्क येलो आते हैं। दिस इज डार्क बेटा, ठीक है। ऑलराइट, ये वैसे आ चुका है, ये तुम लोग ऑर्गेनिक में जो लास्ट में पढ़ते हो ना तुम, क्वालिटेटिव एनालिसिस, वहां पे तुम पढ़ चुके होते हो, बट जनरली हम लोग वो 11th में पढ़ते ही नहीं है बच्चे, ठीक है। कभी किसी के स्कूल में नहीं होता, किसी को कोचिंग में नहीं होता है, तो ऐसा होता है। बाकी अभी लिख लो, जब वो चीजें आएंगी तब देखेंगे हम लोग। अभी ये लिख लो। लिख लिया सबने? चलो, Yes, ma'am. अगर लिख लिया है तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लिखो इसको, नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मेरा बेटा, चेक करो क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमर्स के एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो क्लोरीन सल्फेट है, यहाँ पे क्लोरीन क्या आ चुका है? बाहर आ चुका है, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, नाइट्रेट अंदर है, दूसरे वाले में नाइट्रेट बाहर आ गया है, तो ये भी आयनाइजेशन आइसोमर है। यहाँ पे देखो क्लोरीन अंदर है, क्लोरीन इसमें बाहर आ गया। और कैसे बन सकता है इसका? और कैसे बन सकता है? अगर मान लो मैं एक Cl और Br अंदर रखूं और एक Cl बाहर, Br को बाहर निकालू, तो चल जाएगा ना काम? बन जाएगा बिल्कुल, देखो। Yes, ma'am. तो एक ये भी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे चेक करिए मेरा बेटा, यहाँ पे नाइट्राइट है अंदर, यहाँ पे देखो नाइट्राइट बाहर चला गया। यहाँ पे Cl है अंदर, ये देखो Cl जो है बाहर चला गया, दिख रहा है। तो ये भी आपस में क्या है मेरा बेटा? आयनाइजेशन आइसोमर्स दिख रहा है। आई होप क्लियर हुआ हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. एक और कर लो, फिर मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ तुम्हें, मतलब इससे रिलेटेड नहीं, अलग सवाल है वो। सेकंड आता है मेरा बेटा, लिख लो पहले, आई गेस तुमने लिखा भी नहीं होगा, लिख लो आराम से, और लिख के मेरे को कंफर्म कर देना मैम, ठीक है।
अच्छे से लिखना, गलत मत लिखना, गलत लिखोगे तो गलत ही पढ़ोगे। चलो देखो, हाइड्रेट मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म ही होता है, ये भी एक टाइप का। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, पानी के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो होगा शुड नॉट बी न्यूट्रल, मतलब कैटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट होना चाहिए उसका। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा ये है, इधर आना एक बार, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये वाला तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, देखो मेरा बेटा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अगर मान लो मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर लेके जाती हूँ, तो अंदर क्या होगा, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर विल रिमेन सेम। तो अंदर 2 Cl आएंगे और बाहर 1 Cl और 1 पानी आ जाएगा। अगर मान लो मैं 4 वाटर के मॉलिक्यूल रखती हूँ अंदर, यहाँ पे 2 Cl आएंगे। अगर मान लो मैं 4 वाटर के मॉलिक्यूल रखती हूँ अंदर, तो कितने क्लोरीन आएंगे बेटा अंदर, 2 और 1 बाहर आएगा। और पानी के मॉलिक्यूल कितने आएंगे, 2। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 आइसोमर में ये है। अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या बेटा ये हो सकता है क्या, नहीं मैम ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि ये न्यूट्रल नहीं होना चाहिए आपका कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक वाला पार्ट, अनायनिक वाला पार्ट, कैटायनिक अनायनिक, कैटायनिक अनायनिक वाला पार्ट शुड बी देयर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है बेटा, देखना आप बस चेक कर लेना, वाटर का एक्सचेंज हो रहा हो, पहली चीज। दूसरा आप ये चेक कर लीजिएगा, क्या क्या चेक करोगे कि कॉम्प्लेक्स जो होना चाहिए वो न्यूट्रल होना। एक सेकेंड, शुड नॉट बी न्यूट्रल आएगा, आई एम सो सॉरी, ठीक कर लो ना भाई इसको, शुड नॉट बी न्यूट्रल। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ। देखो मेरा बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है तो यूटिलाइज करते हैं बेटा उस टाइम को। देखो ये एडवांस 2024 का सवाल है, एडवांस देख के मत घबराना, लेवल मेंस का ही है इसका। जितने भी एडवांस में सवाल आए हुए हैं मेरा बेटा, आप लोग आराम से 5 साल के सवाल, 5 साल के अगर आप करोगे प्रैक्टिस तो आराम से बना सकते हो। कहने को वो एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देंगे उसमें, लेकिन मुश्किल नहीं है वो क्वेश्चन। जैसे 2024 का सवाल देखो, आपसे ये पूछा इनमें से डायामैग्नेटिक कौन कौन से होंगे, मतलब जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्या आप लोग चेक करोगे, बस आप लोग हैंड रेस कर लेना। बेशक आप गलत बताओ बेटा, मेरे को सच बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिए। सारे बच्चे ट्राई करेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो डायमैग्नेटिक होगा। एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। प्लीज एवरीवन प्लीज ट्राई। आदित्य ट्राई करो, पलक, और जो बच्चे इनएक्टिव हैं बेटा एक्टिव हो जाओ। फिर तुम लोग पता है क्या करते हो, सिलेबस होता नहीं है, फिर आप सोचते हो चलो यार ड्रॉप ही ले लेते हैं, देखी जाएगी, दुनिया लेती है हम लोग। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर देती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ड्रॉपर्स जो ड्रॉप लेते हैं ना, उनका जो क्वालिफिकेशन परसेंटेज होता है जेई में, वो कम होता है एज कम्पेयर टू 12th रेगुलर वाला। मतलब देखा ये गया है
जो रेगुलर 12th क्लास में पढ़ के निकाल लेते हैं जेई, उनका परसेंटेज ज्यादा देखने को मिला है। तो अगर आप ढंग से थोड़ा मेहनत करते हो तो आप इसी साल निकाल लोगे। क्या लग रहा है नितांत बेटा? CON3 ये वाला मतलब आंसर कितना आएगा ये बताओ? 1। 1 आएगा। आदित्य क्या कहता है बेटा? यस मैम 1 आएगा। सारे 1 बोल रहे हो जितनों ने भी हैंड रेस किया? अनुज, साहिल, तन्मेशा, या कुछ और लग रहा है? स्नेहा 2 लग रहा है, सोनाली कह रही है 2 लग रहा है। लग रहा है तो 2 कहाँ से? दूसरा कौन सा लग रहा है तुम लोगों को? साहिल दूसरा कौन सा बेटा? मैम FENS। H363। अरे मेरा बेटा इधर आना। अगर मैं पहली बात है मैग्नीज की बात करूं, मैग्नीज +3 में D4 है। अगर तुम पेयरिंग भी करवा देते हो, ठीक है, वैसे तो अगर वीक फील्ड लिगेंड की तरह लेते हो तो ये आएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह लेते हो तो कैसे आएगा? पेयरिंग करवा दो, इसकी मत करवाना, या ऐसे भी छोड़ो अगर तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन होता है तो। इधर आओ, T2G और EG में याद रखो, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ऐसे होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है ऐसे। तो कुछ भी ले लो इसको, NH3 को, पेयरिंग तो नहीं होगी। तो ये तो पैरामैग्नेटिक है, और वैसे भी जब मेटल +3 में है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ये नहीं हो सकता। सेम यहाँ पे भी। NH3 बोल रहा था मैं। क्या हुआ मेरे बेटा? Fe वाला? यस मैम। वो भी नहीं होगा वैसे। यहाँ पे देखो Fe+3 वीक फील्ड लिगेंड है, क्या होगा? ये होगा। 5 अनपेयर्ड होंगे तो ये भी नहीं होगा। कोबाल्ट +3 D6 वीक फील्ड लिगेंड है, पैरामैग्नेटिक होगा। Fe+3 बेटा D5 है। अगर तुम इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह मान के चल रहे हो तो इस तरीके से होगा बेटा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो हाउ विल यू से ये डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक का मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक भी अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता, ये वाला होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब कोबाल्ट +3 में होता है तो उसके साथ मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो जो D6 होगा यहाँ पे T2G में क्या होगा बेटा? पेयरिंग हो जाएगी। बेटा रिवाइज करना पड़ेगा तुम लोगों को, तभी बनेंगे सवाल। तो आंसर कितना आएगा? 1। तो जिसने भी 1 बोला था वो सही था, जिसने 2 बोला था वो देखो क्या गड़बड़ की है तुम लोगों ने। T5 में आप लोग पेयरिंग मतलब समझ नहीं आ रहा, अगर आप पेयरिंग भी करवा रहे हो तब भी एक सिंगल तो फिर भी बचेगा, राइट? ये वाला सवाल करो, एडवांस 2018 का। बस आप लोगों को क्वेश्चन कराते ही भागने लग जाते हैं बच्चे, समझ ही नहीं आता मेरे को तो। क्या लग रहा है? कोई बताएगा? साहिल क्या लग रहा है? ऑप्शन एलिमिनेट करके करो ना। मैम ऑप्शन सी लग रहा है। ऑप्शन सी लग रहा है, ठीक है। बाकी बेटा ये तो पता मुंह जुबानी आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, इतने सवाल करा दिए। सी लग रहा है। देखो याद करो, निकल मैंने कहा था +2 में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D8 है, DsP2 बनाएगा। यहाँ पे निकल में क्या है? 3D8 4s2, टोटल 10 हो जाएंगे, हमेशा sp3 बनाएगा, ठीक है। क्रोमियम +3 D3, डजंट मैटर कौन सा लिगेंड है, हमेशा D2sp3 बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, टाइटेनियम +1 में डजंट मैटर लिगेंड कैसा है, D2sp3 बनाएगा। तो देखो ना, ये तो तुम्हें पता है, ऑप्शन एलिमिनेट करके हो जाएगा। यहाँ पे देखो आयरन +2 में है, वीक फील्ड लिगेंड है D6, तो ये sp3 D2 बनाएगा। और यहाँ पे भी
नहीं x-4, हाँ ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा आप लोगों का, ये भी +2 में जाएगा, राइट। तो ये भी sp2 d2। तो अब चेक कर लेते हैं। चलिए मेरा बेटा, dsp2 किसका होगा, हमारा 6 का, यानी कि p का 6, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। फिर q का बोल रहे हैं 4 और 5, 4, अच्छा ओके ओके, टेट्राहेड्रल है, सॉरी, अरे यार sp3। q का बोल रहे हैं 4 और 5, ये रहा 5, बिल्कुल ठीक है। r का 1 मैम बिल्कुल ठीक है। s का 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। हो गया सवाल, ऐसे करना है ऑप्शन एलिमिनेशन से। अगर तुम्हें ये पता चल गया p का 4 नहीं है तो हो गया ना सवाल आराम से। ये वाला लास्ट क्वेश्चन करो। इनमें आपको ये बताना है कितने पैरामैग्नेटिक होंगे, चलो ट्राई करो। चेक करिए पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे, मतलब एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर। NiC, ये बताओ ये वाला पहले वाला कौन सा है? मैम ये डायमैग्नेटिक। वेरी गुड, डायमैग्नेटिक। ये वाला पैरा, मैम पैरामैग्नेटिक। ये वाला फंस गए इसमें। याद करो बताया था हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अगर हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, अगर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा है वीक फील्ड लिगेंड से या बराबर है तो फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला ही इफेक्ट आपको देखना है। और कोबाल्ट यहाँ पे +3 है तो 4 अमोनिया ये SFL की तरह बिहेव करेंगे, ये 2 WFL की तरह। तो ओवरऑल क्या होगा, SFL जीत जाएगा और पेयरिंग हो जाएगी, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे Na2O2 कैसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे समझ सकते हो इसको, O2 2 नेगेटिव में होगा। और तुम्हें पता है ये, चेक करो, मैंने ट्रिक भी बताई थी केमिकल बॉन्डिंग में। 18 यहाँ पे देखो, 8 2 16 O2, 18 इलेक्ट्रॉन इवन है, डायमैग्नेटिक होगा। 8 2 16 17 ओड है, पैरा होगा। तो कितने हो गए पैरा मेरा बेटा, 1 2 3, आंसर वुड बी 3। ठीक है, ऐसे करना। ये याद होने चाहिए, ये बेटा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हम लोग, तो उसने केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा दे दिया कोऑर्डिनेशन में, तो घबराना नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो आप इसको। अब इसमें देखो क्या पूछा था तुम्हें कि आपको शेप बतानी थी कॉम्प्लेक्स की, फॉर्म्ड बाय रिएक्शन निकल विद क्लोराइड, साइनाइड और वाटर। अगर तुम्हें मेरी पहली क्लास की बात याद है तो मैंने कहा था अगर निकल तुम्हारा बेटा निकल +2 के साथ वाटर है या अमोनिया है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है, और अगर क्लोराइड और साइनाइड के साथ है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाता है। याद करो, मैंने बताया था पहली या दूसरी क्लास में। तो वाटर के साथ वो ऑक्टाहेड्रल दिखाएगा, और अगर निकल +2 में है यानी कि D8 है और क्लोराइड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल। और साइनाइड के साथ क्या होगा, स्क्वायर प्लानर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर, वही बात है, आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा और रेगुलर रहना पड़ेगा तो ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। आप लोग अगर कभी कभी क्लास में आते हैं, देखो ज्वाइन किए थे 50 बच्चे और 30 बच्चे रह गए, 20 बच्चे तो भाग गए, तो वो 20 बच्चों का होना ही नहीं है, मतलब लाइक वो करेंगे ही नहीं जेई, वो कुछ और ही करेंगे। ठीक है,
तो वही ऐसे तो बच्चे फिल्टर होते हैं बेटा, इतनी जनता बैठती है जेई के पेपर में, सबका हो जाता है क्या, बताया था मैंने शायद एक बार। तो इस तरीके से ही फिल्टर होते हैं बच्चे, कुछ तो बस ऐसे मजे मजे में चलो यार दे आते हैं जेई, और फिर जेई का पेपर देख के पता चल जाता है कितना स्टैंड कर रहे हो कहाँ पे तुम। ठीक है, तो इसलिए कहती हूँ रिवाइज करो चीजों को, बार बार रिवाइज करो, क्या क्या पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट पहले एक बार रिवाइज कर लो तुम, फिर एक खाली पेज लेके बैठो और फिर जो तुमने रिवाइज किया उस ब्लैंक पेज पे उतार दो सारी चीजें। मेरा विश्वास करो बेटा, लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज याद होगी तुम्हें, क्योंकि मैं वो करके देख चुकी हूँ और बच्चों को जिनको पढ़ाया वो भी यही करके देख चुके हैं। जब भी कोई चीज आप जो ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आप लोग ये मैथ्स में चीजें पढ़ते हो ना, आफ्टर द रिवीजन, मतलब रिवीजन करने के बाद क्लास नोट्स एक ब्लैंक पेपर लेके बैठा करो, नोटबुक रखा करो साइड में, और जो तुमने पढ़ा है ना वो ब्लैंक पेज पे उतार दो, चाहे गंदी सी राइटिंग में उतार दो, बट उतार दो। तुम्हें ये पता चलेगा अरे तुम्हें तो काफी सारी चीजें आ रही हैं। और अगर मान लो भूल जाओ, अगर आपको लग रहा है नहीं कुछ कॉन्सेप्ट तो मैं शायद भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, दोबारा जाओ नोट्स में देखो कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें याद नहीं है। ट्रस्ट मी, इतना अच्छी चीज है ना ये, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, हाँ बोलो भाई।